अब आगे बढ़ेंगे, बात नेपाल की करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज नेपाल से। सेना के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहे हैं, नेपाल में नई सरकार को लेकर आर्मी हेडक्वार्टर में इस समय अहम बातचीत चल रही है। बहुत महत्वपूर्ण ये संवाद सेना और जेनजी के प्रतिनिधियों के बीच में इस समय बातचीत हो रही है। जेनजी की तरफ से 7 लोग आर्मी हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। बाकी जेनजी प्रतिनिधियों को आर्मी हेडक्वार्टर में अभी जाने से रोक दिया गया है और थोड़ी देर पहले नेपाल के पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की और दुर्गा प्रसाद को भी सेना की सुरक्षा में आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचाया गया है। खबरों के मुताबिक सेना प्रमुख के साथ सुशीला कार्की की बातचीत शाम 4 बजे होगी। यह बातचीत तब शुरू होगी जब जेनजी प्रतिनिधियों के साथ आर्मी लीडरशिप की दूसरे दौर की बातचीत पूरी हो जाएगी। सुशीला कार्की पीएम की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। एक बड़ा समूह है जेनजी का जो उनका समर्थन दे भी रहा है। और अब ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे संवाददाता सुमित चौधरी की सबसे पहले काठमांडू एयरपोर्ट से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस समय नेपाल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। यहाँ आज यानी थर्सडे के दिन से ही जो फ्लाइट्स हैं वो शुरुआत की गई है और अभी अगर आप देखें कई फ्लाइट जो है लैंड किए गए हैं। कल भी कुछ फ्लाइट्स की शुरुआत की गई थी, लेकिन देर शाम ये फैसला लिया गया सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से। और उसके बाद क्या नज़ारा है यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, अगर आप देखें कई नेपाली नागरिक जो हैं अपने परिवार वालों से दोबारा से मिलने के लिए, क्योंकि 2 दिन से फ्लाइट सस्पेंड थी जिस तरीके से हालात थे नेपाल के उसके बाद, और कल शाम को फ्लाइट्स को खोला गया। और कई जो लोग हैं जो यहाँ पर टूरिस्ट के तौर पर यहाँ घूमने फिरने आए थे वो भी यहाँ फंसे हुए थे, वो भी वापस आए हैं। तो इस समय ताज़ा हालात है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, हम आपको दिखा रहे हैं। पहली फ्लाइट जो लैंड किया है एयर इंडिया की, हम उसमें खुद मौजूद थे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे भारी संख्या में लोग जो हैं, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से जा रहे हैं, जो अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ की तरफ को जा रहे हैं, जो टूरिस्ट के तौर पर यहाँ पर आए थे। और कई जो नेपाली सिटीजन हैं जो वापस आए वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इस समय के ताज़ा हालात आप कह सकते हैं कि स्थिति लगभग ठीक होने की कगार पर, और इसीलिए सबसे पहले कल शाम को एयरपोर्ट को भी खोला गया। तो अभी के ताज़ा हालात हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। हम इस समय नेपाल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हैं। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स की शुरुआत कर दी गई है। ये त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगर आप देखें कि आपको कई फ्लाइट्स नजर आ जाएगी एयर इंडिया के साथ साथ कतर और कई ऐसी एयरवेज हैं जिनको स्टार्ट किया गया है कल, यानी वेडनेसडे के दिन से ही लगातार यहाँ पर रिजम्पशन शुरू किया गया। तो आज यहाँ पर इन फ्लाइट्स की शुरुआत कर दी गई है। कई फ्लाइट सुबह से आना शुरू हो गई है। तबीरगंज नगर पालिका पर भी प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूटा है और वहां से हमारे संवाददाता रोहित सिंह की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीरगंज नगर निगम दफ्तर के हम पीछे की तरफ इस वक्त आ गए हैं। जो पीछे की तरफ जो तमाम निगम की गाड़ियां लगी हुई थी उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहाँ दर्जन भर गाड़ियां जो हैं वो यहाँ लगी हुई थी उस दिन 2 रोज़ पहले, जब प्रदर्शनकारी इस पूरे दफ्तर में घुस आए थे। और जो नगर निगम के दफ्तर को तो उन लोगों ने पूरा तहस नहस करके जला दिया, लेकिन पीछे जो गाड़ियां खड़ी थी दफ्तर के पीछे, तमाम गाड़ियों में जो है ज़बरदस्त आगजनी की गई है और सब गाड़ियों को जो है पूरी तरीके से जला दिया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइन से यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ थी नगर निगम की, एक एक करके आप सिर्फ देखते जाइए। ये तस्वीरें उस गुस्सा, उस रोष की गवाही दे रहा है जो युवाओं का जो आंदोलन देखने को मिला 2 दिन, उसमें हम आपको सिर्फ दिखाते जा रहे हैं। आप लाइन से देखते जाइए ये तमाम जली हुई गाड़ियाँ किस तरीके से सर पर खून सवार था। सत्ता परिवर्तन करने का, मौजूदा सरकार से नाराज़गी, भ्रष्टाचार के आरोप, महंगाई, नेताओं और बड़े बड़े मंत्री सांसदों के बच्चों को बाहर में पढ़ाई की सुविधा, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं, स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं, पढ़ाई उनको ढंग से मिल नहीं रही है। तो इन सब तमाम चीज़ों को लेकर जो है आप देखिए किस तरीके से ये पूरा आंदोलन चला। और बीरगंज में नगर पालिका का ये दफ्तर जो है अब एक तरीके से कहें तो खंडहर हो चुका है। नगर पालिका के लोग जो हैं यहाँ पे आ रहे हैं, आज से आना शुरू किया और यहाँ पे लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ है। लेकिन ये तस्वीरें बहुत भयावह है और उस क्रांति की गवाही दे रहा है जिस क्रांति को लिखने के लिए नेपाल का युवा जो है वो सड़कों पर उतरा था। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, बीरगंज नेपाल आज तक।
नेपाल में जेन जी का आक्रोश नेताओं पर भड़का तो बड़े बड़े नाम इसकी जद में आ गए। जनता ने तो न पीएम रहे ओली को छोड़ा और ना ही 4 बार प्रधानमंत्री पद पर रहे शेर बहादुर देवबा को छोड़ा, जिनके घर पर आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक पहुंचे। इस वक्त पहुंचे हैं शेर बहादुर देवबा के नेपाल के धनगढ़ी स्थित मकान पे। जी हाँ, ये वो शख्स हैं जो 5 बार नेपाली कांग्रेस के नेता भी हैं, 5 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उनके घर के भीतर का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से भीड़ ने, मॉब ने उनके घर को पूरी तरीके से जला दिया है। अगर आप देखें चारों तरफ तो उनके सारे सामान बिखरे पड़े हैं। हमने आपको भी घर के बाहर का हाल दिखाया। भीतर जितने बेड हैं, बक्से हैं, लोगों ने लगता है पूरा बक्सा जो संदूक है उसे लूट लिया है। इस तरह की तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। बेड पूरी तरीके से निकाला हुआ है। इसका मतलब है कि तोड़फोड़ के साथ साथ ज़बरदस्त तरीके से लूटपाट भी इसमें दिखाई देती है। हम आपको दिखाएं किस तरीके से जलाया गया है इस पूरे घर को। अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा। ये उनका घर और कुछ इस तरीके से पूरी तरीके से जलकर खाक हुआ है। घर में कुछ नहीं बचा। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा का ये घर हम आपको दिखाएं। ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। नीचे तो बिल्कुल जलकर राख हो चुका है। हम कोशिश करते हैं ऊपर लेकर दिखाने की कि ऊपर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये घर देखिए, नीचे से लेके ऊपर तक कुछ नहीं बचा है, सब कुछ राख है। अपने कैमरा पर्सन संदीप दुबे से कहता हूँ कि वो दिखाएं कि किस तरीके का दृश्य है। अगर जिस वक्त मॉब यहाँ पहुँची होगी कैसा भयावह दृश्य यहाँ का रहा होगा। लेकिन शायद ये लोगों का गुस्सा है और जो आम लोग हैं उनका कहना है कि अगर इतने बच्चों की मौत नहीं हुई होती, जो जेनजी हैं जिन पर गोलियां चली हैं, अगर 20-22 बच्चों की, लड़कों की मौत नहीं हुई होती तो शायद ये गुस्सा नहीं पनपता। लेकिन उन मौतों ने इस प्रधानमंत्री के घर पर जो गुस्सा दिखाया, आप अंदाजा लगाइए। तो पूर्व पीएम का घर आपने देखा कि वहां सिर्फ राख बची है। और अब नेपाल से बड़ी खबर आपको देते, चूंकि अब लगातार हलचल चल रहे हैं सरकार फॉर्मेशन को लेकर, सरकार के गठन को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं। नेपाल में नई सरकार को लेकर इस समय आर्मी हेडक्वार्टर में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इसमें सेना है और जेन जी प्रतिनिधि शामिल हैं। इनके बीच में ये बातचीत हो रही है। जेन जी का ही प्रोटेस्ट था, उन्हीं का प्रदर्शन था, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये प्रदर्शन। और उसके बाद जेन जी की तरफ से कुछ मांगे रखी गई हैं। 7 लोग जेन जी की तरफ से इस समय आर्मी हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। सुशीला कार्की भी बताया जा रहा है कि वहां भीतर गए हुए हैं। हमारे 2 संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ पंकज दास जुड़े हैं और साथ ही साथ अमित भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़े। पंकज, सबसे पहले आपके पास आते हुए बैठक से जुड़ा हुआ क्या कोई अपडेट इस समय आपके पास है? क्या चर्चा हो रही है? इस समय आर्मी हेडक्वार्टर में जो है सुशीला कार्की और ये जो दुर्गा प्रसाद हैं, इन दोनों के साथ आर्मी चीफ की बातचीत चल रही है। उनको करीब आधे घंटे 45 मिनट पहले ही वहां पर सेना की सुरक्षा में, सेना की गाड़ियों में वहां पर लाया गया था आर्मी हेडक्वार्टर में। जिसके बाद जो है आर्मी चीफ उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत के दौरान किसी और को शामिल अभी फिलहाल नहीं किया गया है। जो जेनजी के प्रतिनिधि वहां पर पहले से मौजूद थे, उनको फिलहाल अभी आर्मी हेडक्वार्टर से मीटिंग रूम से बाहर निकाल दिया गया है। बाकी जो जेनजी प्रतिनिधि है उनको भी मेन गेट से ही बाहर अभी रोक के रखा गया है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है जहां पे नेपाल किस तरह से आगे बढ़ेगा, किसकी सरकार बनेगी, किस तरह से सरकार बनेगी, संवैधानिक संकट को किस तरह से हल किया जाएगा, इसको लेकर वहां पर चर्चा होगी। ये देखना यह है कि क्या सुशीला कार्की के साथ मीटिंग में उनकी सहमति, आर्मी चीफ की सहमति हो पाती है कि नहीं हो पाती है। और दूसरी बात यह है कि दुर्गा प्रसाद की वहां उपस्थिति भी कई लोगों को खटक रही है। आखिर आर्मी चीफ ने सुशीला कार्की के साथ दुर्गा प्रसाद को वहां पर क्यों बुलाया, जबकि दुर्गा प्रसाद प्रो मोनार्की मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं। उनके लीडरशिप में प्रो मोनार्की मूवमेंट हुआ था। तो इस वजह से आर्मी के इस कदम को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ठीक है अमित, अब आपसे जानना चाह रहे हैं कि इतना प्रोटेस्ट हो गया, इस्तीफे हो गए, संसद भंग क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या वहां पर इस समय उसकी पेचीदगियां हैं? जो जेन जी प्रतिनिधि है, क्या सुशीला ही अब समझे कि उन सब के लीडर माने जाएं, वो क्योंकि प्रतिनिधियों में इस समय शामिल हैं? देखिए राजीव, इस वक्त नेपाल में जो स्थिति है फिर से थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल हो रही है।
कल देर शाम तक एक क्लैरिटी जरूर आई थी, क्योंकि जब सुशीला कर्की के नाम के बारे में जिक्र हुआ आर्मी हेडक्वार्टर्स में, जब 2 घंटे तक जेनजी प्रतिनिधि और आर्मी रिप्रेजेंटेटिव्स लीडरशिप के साथ बैठक हुई थी, तो उसमें सुशीला कर्की का नाम आया था। जिस दुर्गा परसाई की बात पंकज कर रहे थे, निश्चित रूप से उनकी वजह से कई सारी आपत्तियां सामने आई थी, लेकिन सबसे बड़ा जो इस रास्ते में समस्या जहां से आ सकती थी वो थे बालेंद्र शाह के जो सपोर्टर्स हैं उन लोगों की तरफ से। लेकिन बालेंद्र शाह ने भी खुद ट्वीट करके सोशल मीडिया पे जानकारी दी कि किस तरह से उनका पूर्ण समर्थन सुशीला कर्की की लीडरशिप की तरफ है इंटरिम सरकार के लिए, जब तक नए चुनाव देश में नहीं हो जाते हैं। यानी कि चाहे तो बालेंद्र शाह हो जो काठमांडू के मेयर हैं, इंडिपेंडेंट राजनेता हैं, या फिर जेनजी लीडरशिप डेलीगेशंस हो, हर कोई यही बात कर रहा है कि संसद को डिसॉल्व करिए, नए चुनाव के लिए, फ्रेश इलेक्शंस के लिए रास्ता तय कीजिए। आर्मी का जो रोल है वो सिक्योरिटी, सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर तक सीमित रहे, और साथ ही जो भ्रष्टाचार के मामले हैं पॉलिटिकल एलीट के खिलाफ, उस पर जांच शुरू हो। अब जहां तक संसद को डिसॉल्व करने की बात है वो तभी हो पाएगा जब अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है और उसके बाद इसको लेकर ऑफिशियल कार्रवाई शुरू होती है। सुशीला कर्की के नाम पर जब तक मुहर आधिकारिक रूप से नहीं लगती है तब तक ये प्रोसेस जो है बातचीत का चलता रहेगा। एक बार मुहर लग जाएगी फिर संभवतः अंतरिम सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और फिर जेनजी को कितना रिप्रेजेंटेशन मिलता है, क्योंकि यह भी बहुत जरूरी होगा। आप समझिए नेपाल में तख्ता पलट जेनजी के आंदोलन की वजह से हुआ है, तो आपको जेनजी रिप्रेजेंटेशन अंतरिम सरकार में भी रखना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी के भी रिप्रेजेंटेशन को आपको रखना पड़ेगा, लीगल रिप्रेजेंटेशन को भी रखना पड़ेगा। और ये बात कई सारे जेनजी जो एक्टिविस्ट बदले हुए समय के साथ बदली हुई संसद चाहते हैं जेनजी। अमित आप बने रहे हमारे साथ, पंकज आप भी हमारे साथ बने रहे। अब आपको नेपाल के वो बड़े बड़े चेहरे दिखाते हैं जिन पर इस समय पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई, जिनकी चर्चाएं चल रही हैं। सबसे पहले केपी शर्मा ओली, जो कहां है पता नहीं, लेकिन एक पत्र जरूर उनका है, इस्तीफा दे चुके हैं। बालेंद्र शाह जो कि मेयर हैं, जेनजी आंदोलन के समर्थक हैं। रवि लामेछाने ये भी समर्थक हैं। 21 सांसदों ने इनके इस्तीफा दिया। रामचंद्र पौडेल जो कि नई सरकार के फैसले का जिम्मा इनके ऊपर है, राष्ट्रपति भी हैं। और सुशीला कार्की जो कि पूर्व न्यायाधीश हैं, महिला न्यायाधीश पूर्व, और नेपाल की कमान इनको मिल सकती है। और बालेंद्र शाह का इनको समर्थन मिल गया है। हालांकि कुछ धड़े ऐसे भी बताए जा रहे हैं जो सुशीला के समर्थन में नहीं है। जनरल अशोक जिनके साथ जो मध्यस्थ की भूमिका में इस समय है, और आर्मी सड़कों पर इस समय है भी पूरी तरह से, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी सड़कों पर अब ना हो। जो उपद्रव हुआ सो हुआ। हालांकि नेपाल का एक बड़ा हिस्सा अब जल चुका है, जो प्रमुख जगह है वो जल चुकी हैं, तो ज्यादा जलाने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। तो ये वो प्रमुख चेहरे हैं। रामचंद्र पौडेल जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। केपी शर्मा ओली जा चुके हैं, इस्तीफा दे दिया है प्रदर्शन के बाद। लेकिन सुशीला कार्की हो सकती है कि नई पीएम बन जाए, क्योंकि उनको समर्थन है इनका भी। बालेंद्र शाह जो कि जेनजी आंदोलन के समर्थक है, उनके साथ एक यूथ की बहुत, इनकी खुद की पॉपुलैरिटी है और इनके साथ बहुत जुड़े हुए भी हैं। जो आर्मी चीफ है उनकी बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है, रोल है, क्योंकि वो मध्यस्थ की भूमिका में है। वो संवाद लगातार करवा रहे। इस समय जो बैठक चल भी रही है उसमें वो है रवि लामेछाने जो कि पूर्व डिप्टी पीएम रहे हैं, इस समय ऑपोजिशन में थे और सपोर्ट भी कर रहे थे, और इनके सांसदों ने फिर इस्तीफा भी दिया। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा में सुशीला कार्की, भारत से भी कनेक्शन, क्योंकि भारत में भी इन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन न्यायाधीश की इन्होंने भूमिका निभाई।